जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं उसे आप जायज ठहराएं या कानून का उल्लंघन, उसकी अपनी व्याख्या हो सकती है। लेकिन जेएनजी ने नेपाल पर हुकूमत करने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों को संदेश दिया कि भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं, भाई भतीजवाद मंजूर नहीं, देश को बदहाल करने वालों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं। इतने दशकों तक जिन लोगों ने नेपाल को लूटा उनसे हिसाब होगा। लेकिन अहम सवाल ये था कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद कमान कौन संभालेगा। पिछले 8 सितंबर से 12 सितंबर तक मंथन के बाद एक नाम पर जेएनजी समेत सेना और दूसरी एजेंसियों की सहमति बनी, जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं और अब नए अवतार में देश की कमान संभालेंगी। नाम उनका सुशीला कार्की है। नेपाल के विराटनगर में जन्मी कार्की का नाता भारत से भी है। साल 1975 में बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। अब $1 मिलियन सवाल यह है कि सुशीला पर सहमति कैसे बनी। इससे पहले एक दिलचस्प प्रसंग समझिए। साल 2016 था। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली थे और उनके कार्यकाल में सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। समय का चक्र बदला और अब कार्की न्यायपालिका से कार्यपालिका की अगुवाई करने जा रही है। अब सुशील कार्की के नाम पर सहमति क्यों बनी? पिछले 17 साल में जिस तरह से नेपाल में 14 बार सरकार बदली, उस इतिहास को तोड़ पाने में क्या वो कामयाब होंगी? क्या नेपाल में सुनहले दिन आने वाले हैं? क्या जेएनजी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगी? भारत के साथ नेपाल का रिश्ता कैसा रहेगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। जिस तरह से जेएनजी ने 72 साल की इस महिला पर भरोसा जताया है, उसके कई मायने हैं। नेपाल ने सुशीला के जरिए मातृशक्ति को संदेश दिया है कि उन्हें अतीत में भले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब बेहतर वर्तमान शानदार भविष्य की पटकथा तैयार करेगा। सुशीला के चयन के जरिए जेएनजी ने यह संदेश दिया है कि नेपाल में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। यहां बता दें कि प्रदर्शन के दौरान नेपाल के स्थापित दलों के ज्यादातर नेताओं के स्थापित दलों के जला दिया गया। सड़कों पर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह विडंबना है कि नेपाल के विकास के नाम पर ये नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरते रहे। आम युवाओं की कीमत पर नेताओं के लड़के विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। जानकार भी कहते हैं कि सुशीला कार्की का चयन कम से कम उन नेताओं को संदेश है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रहते हुए करप्शन के मुद्दे न्याय के डंडे से चोट की, अब वही चोट उन एजेंसियों के जरिए करेंगी जिसे मौजूदा नेताओं ने अपनी कमाई का जरिया बनाया था। इन सब के बीच एक अहम सवाल यह है कि भारत से रिश्ते कैसे रहेंगे? क्या कार्की का झुकाव भारत की तरफ होगा? इस विषय कूटनीति के मास्टर कहते हैं कि इस तरह के सवाल का सीधा जवाब नहीं होता। नेपाल 2 शक्तिशाली देशों भारत और चीन के बीच सैंडविच की तरह है। अगर निवर्तमान पीएम केपी शर्मा ओली को देखें तो वो किस तरह शी जिनपिंग की गोद में खेला करते थे। इस्तीफा देने के बाद भी ओली ने भारत के खिलाफ बोलने में परहेज नहीं किया, लेकिन कार्क की रिजीम में एक संतुलित नजरिया देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि एक बार उनसे पूछा गया कि आपको बनारस में क्या अच्छा लगता है। उसके जवाब में कार्की ने कहा था कि बीएचयू के हॉस्टल से गंगा नदी को देखना। इससे भारत के प्रति उनके प्रेम को देखा जा सकता है। एक तरह काशी नगरी तो दूसरी तरफ पशुपतिनाथ की नगरी। काठमांडू में दूरी भले ही करीब 500 किलोमीटर की हो, लेकिन कहा जाता है कि जब दिमाग किसी मुद्दे पर सकारात्मक तरीके से सोचता है तो दिल भी करीब से उस भावना को करीब से महसूस करना चाहता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।